जय हिंद, नमस्कार सभी साथियों को। आज की क्लास अपने पशु परिचर परीक्षा 2024 के लिए इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाली है। जैसा कि आपको पता है पशु परिचर की परीक्षा वो नज़दीक है, तो इसकी तैयारी के लिए साथियों हमने फ्री एमसीक्यू बैच चला रखा है, जो कि अपने डेली क्लासें होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासें हैं। तो आप इस क्लास से जुड़ सकते हैं रोजाना और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। और आज का अपना पहला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए, कीर्ति स्तंभ की मूर्तिकला के संबंध में इसमें कौन सा कथन है वो सही नहीं है। क्या एक नंबर ऑप्शन स्तंभ के प्रवेश द्वार पर जनार्दन की मूर्ति उत्कीर्ण है, या फिर बी नंबर ऑप्शन पांचवी मंजिल पर युगम मूर्तियां हैं, और तीन नंबर ऑप्शन आठवीं मंजिल पर महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली की मूर्तियां हैं, और चार नंबर ऑप्शन सातवीं मंजिल पर बुद्ध की प्रतिमा है। जिस भी विद्यार्थी को इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकता है। और नोट करने के लिए साथियों आपको समय दिया जाएगा, तब आपको नोट करना है। आपसे आज का पहला क्वेश्चन पूछा गया है, कीर्ति स्तंभ की मूर्तिकला के संबंध में इसमें से कौन सा कथन है वो सत्य नहीं है। चार ऑप्शन आपके सामने है, तो जल्दी से जिस भी विद्यार्थी को राइट आंसर पता है वो मुझे बता सकता है। और अपनी क्वालिटी को साथियों 1080 पर सेट कीजिए, ताकि आपको क्वेश्चन है वो निश्चित रूप से दिखाई दे सके। अब देखिए बात करते हैं साथियों यहाँ पे राइट आंसर की। तो यहाँ पे अपना तीन नंबर ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट हो जाएगा। जल्दी से एक बार सभी साथी समझने का प्रयास करेंगे। अब देखिए कीर्ति स्तंभ से संबंधित कुछ अन्य क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि बार बार एग्जाम में आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा एक साथ कौन कौन से क्वेश्चन है। तो देखिए कीर्ति स्तंभ से क्वेश्चन आता है कि बताइए ये अपने है कहाँ पर। तो ये अपने चित्तौड़गढ़ के अंदर है कीर्ति स्तंभ। कहाँ पर साथियों? चित्तौड़गढ़ के अंदर कीर्ति स्तंभ है। ये आपको पता होना चाहिए। कई बार वन लाइनर के रूप में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए कीर्ति स्तंभ है वो है कहाँ पर। तो चित्तौड़गढ़ में है, आपको पता होना चाहिए। अब देखिए इसकी बात करते हैं साथियों कीर्ति स्तंभ की। इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? तो कुंभा के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है, और सारंगपुर युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में इसका निर्माण करवाया गया था। तो ये भी बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। सारंगपुर का युद्ध, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं सारंगपुर का युद्ध है वो कब होता है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए सारंगपुर का युद्ध है वो कब होता है साथियों। तो ये अपने 1437 में ये अपने सारंगपुर का युद्ध होता है, और इसके विजय के उपलक्ष्य में साथियों कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट कीर्ति स्तंभ के बारे में आपको ध्यान में रखना है कि ये अपने 9 मंजिला इमारत। कितनी मंजिला इमारत है साथियों? 9 मंजिला इमारत है। तो ये सारी की सारी जानकारी मैंने आपको एक साथ बताने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को क्वेश्चन वो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब जिस भी विद्यार्थी को नोट करना है तो वो नोट कर सकता है। चलिए मैं आपको नोट करवा देता हूँ। देखिए एक नंबर क्वेश्चन की आपको यहाँ पे व्याख्या बताई जा रही है। ये मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन बताए वो सारे के सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो देखिए चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करें साथियों तो अपने कीर्ति स्तंभ की, तो ये अपने चित्तौड़गढ़ के अंदर है। मैंने आपको बताया इसका निर्माण राणा कुंभा महाराणा कुंभा के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है। सारंगपुर युद्ध 1437 की विजय के उपलक्ष्य में इसका निर्माण करवाया गया था। ये अपने 9 मंजिला इमारत है। कितनी मंजिला इमारत साथियों? 9 मंजिला है। अब देखिए कीर्ति स्तंभ के प्रवेश द्वार पर जनार्दन की मूर्ति उत्कीर्ण है, और पांचवी मंजिल पर युगम मूर्ति हैं, और सातवीं मंजिल पर बुद्ध की प्रतिमा है। तो जल्दी से जिस भी विद्यार्थी को नोट करना है तो वो नोट कर सकता है। और पीडीएफ के लिए मैं आपको बता दूं साथियों, जिस भी विद्यार्थी को इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो जल्द से जल्द यूट्यूब चैनल पर 3,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कीजिए। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जितनी भी क्लासें अपनी रहती है उन सभी की पीडीएफ है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी टेलीग्राम चैनल के द्वारा। जैसे 3,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होते हैं तो एक बार जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जल्दी से सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा जल्दी जल्दी। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों ने नोट कर लिया होगा। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए धारागढ़ दुर्ग है वो कहाँ पर है। क्या चौमू के अंदर है, या फिर प्रतापगढ़ के अंदर है, या फिर टोंक के अंदर है, या फिर हनुमानगढ़ के अंदर है। आपको धारागढ़ दुर्ग बताना साथियों कहाँ पर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, आपके एग्जाम में भी छपने की संभावना है। तो इंपॉर्टेंट लगा लेना इस क्वेश्चन को, आपके एग्जाम में पक्का छपेगा। पशु परिचर के एग्जाम में धारागढ़ दुर्ग है वो कहाँ पर है। जल्दी से सभी साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे, धारागढ़ दुर्ग कहाँ पर है। अब देखिए बात करें साथी यहाँ पे राइट आंसर की,
तो मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे अपने चौमू के अंदर धाराधारगढ़ दुर्ग है। कहाँ पर साथियों? चौमू के अंदर धाराधारगढ़ दुर्ग है। अब देखिए इसके कुछ उपनाम की बात करते हैं, तो इसके उपनाम आपको पता होना चाहिए क्योंकि बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे से आपको नाम दे दिया गया धारागढ़ दुर्ग कहाँ पर है। अगर आपसे यहाँ पे रघुनाथगढ़ नाम दे दिया जाए तो वो भी अपने चौमू के अंदर रहेगा, ये भी बात आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको एक साथ लिखवाने का प्रयास करूँगा सारे के सारे उपनाम। देखिए धाराधारगढ़ दुर्ग को ही रघुनाथगढ़ दुर्ग कहते हैं। कौन सा दुर्ग कहते हैं साथियों? रघुनाथगढ़ दुर्ग। कौन से दुर्ग को कहा जाता है? अपने धाराधारगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। और बात करें साथियों तो इस दुर्ग को एक नाम से कहा जाता है जैसे चौमुहागढ़। चौमुहागढ़ भी साथियों अपने धाराधारगढ़ दुर्ग को कहा जाता है, ये बात आपको पता होना चाहिए। अब देखिए इसकी श्रेणी की बात करें साथियों तो ये अपने भूमि दुर्ग की श्रेणी में आता है। कौन से दुर्ग की श्रेणी में आता है साथियों? भूमि दुर्ग की श्रेणी में आता है, या फिर आप कह सकते हैं ये अपने एक स्थल दुर्ग है। कौन सा दुर्ग साथियों? स्थल दुर्ग है। ये सारी की सारी बातें इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, आपको नोट करवाने का प्रयास करूंगा साथियों। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको व्याख्या बता देता हूँ, साथ साथ नोट भी कर लीजिए। जैसे कि चौमू का किला है, ये अपने जयपुर केंद्र है। कहाँ पर साथियों? चौमू का किला जयपुर केंद्र है। अब देखिए इसके उपनाम है वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार अलग अलग नाम देकर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए रघुनाथगढ़ दुर्ग कहाँ पर है, चौमुहागढ़ दुर्ग कहाँ पर है, धाराधारगढ़ दुर्ग कहाँ पर है। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट उपनाम है, आपको एग्जाम में याद होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को हल कर सकेंगे। देखिए उपनाम में सबसे पहला उपनाम है रघुनाथगढ़, अपने धाराधारगढ़ दुर्ग को कहते हैं जैसे कि यहाँ पे लिख रखा है। और इसी दुर्ग को साथियों चौमुहागढ़ भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिए ये अपने भूमि दुर्ग की श्रेणी में आता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब देखिए इसका निर्माण है ये अपने ठाकुर करण सिंह द्वारा संत वेणीदास के आशीर्वाद से करवाया गया था। और किले के शीर्ष भाग की बनावट की बात करें साथियों तो ये अपने कमल के फूल के समान है, ये भी इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा जल्दी से। चौमू का किला कहाँ पर साथियों? जयपुर ग्रामीण में आप नोट कीजिए। फिर आप उपनाम इसके नोट कीजिए, 3 इसके उपनाम हैं। फिर आप भूमि दुर्ग या फिर स्थल दुर्ग की श्रेणी में आता है, इस बात को नोट कीजिएगा। फिर इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है और इसकी बनावट है वो किसके समान है। तो ये सारी की सारी बातें इंपॉर्टेंट है, जल्दी से नोट कीजिएगा। यहाँ पे जैसा लिख रखा है आप वैसा भी नोट कर सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैंने अभी आपको बताया था, पीडीएफ के लिए 3000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दीजिए। आपके सामने जैसे अपने 3000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होते हैं आपके सामने डायरेक्ट पीडीएफ आ जाएगी। यहाँ पे उपनाम इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ। उपनाम सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिए और याद भी कीजिएगा। उपनाम रघुनाथगढ़, धाराधारगढ़ दुर्ग और चौमुहागढ़। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है वो सुमेलित नहीं है। आपको मैं बता दूं अपने जो सीईटी का एग्ज़ाम हुआ साथियों, चाहे वो अपने 12th लेवल का एग्ज़ाम हो या फिर ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम हो, इसमें सुमेलित नहीं है या फिर सुमेलित है वाले क्वेश्चन खूब सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। यानी कि आप कह सकते हैं ये एग्ज़ाम में नया ट्रेंड है क्वेश्चन पूछने का। तो आपके एग्ज़ाम में भी इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि सुमेलित कौन सा है और सुमेलित कौन सा नहीं है। तो ये ट्रेंड आपको समझना पड़ेगा। और इस ट्रेंड के साथ, इस ट्रेंड में साथियों अपने एक ही क्वेश्चन में लगभग 3 से 4 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगर आपका कंसेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर होगा तभी आप इस क्वेश्चन को हल कर सकेंगे। तो चलिए क्वेश्चन पर लौटते हैं और क्वेश्चन की बात करें साथियों तो यहाँ पे आपको सुमेलित नहीं है, आपको उस विकल्प का चयन करना है। जैसे कि 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है कि बताइए जसवंत थड़ा है क्या बीकानेर केंद्र है, या फिर गेटोर जयपुर केंद्र है, या फिर छत्र विलास बाग है वो कोटा केंद्र है, या फिर बड़ा बाग है वो जैसलमेर केंद्र है। आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रत्येक क्वेश्चन का राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं ताकि आपको भी पता लगे कि अपनी तैयारी है वो किस लेवल पर चल रही है। उम्मीद करता हूँ सभी साथी प्रयास कर रहे होंगे राइट आंसर बताने का। यहाँ पे आपको सुमेलित नहीं है उस विकल्प का चयन करना है, जल्दी से बताइए। और ये अपने नए क्वेश्चन पूछे जाने का ट्रेंड भी आप यहाँ पे समझ सकते हैं। चलिए अगर बात करें साथी यहाँ पे राइट आंसर की तो अपना 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा जसवंत थड़ा बीकानेर। और मैं आपको बता दूं जसवंत थड़ा तो अपने सीईटी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो यानी कि रिपीट होते हैं क्वेश्चन, वही साथियों आपके भी एग्जाम में आ सकते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बार बार पूछे जा रहे हैं। तो आपके एग्जाम में की दृष्टि से भी जसवंत थड़ा इंपॉर्टेंट लगा लेना। अब देखिए बात करें साथियों यहाँ पे जसवंत थड़ा की, तो सभी साथी एक बार समझने का प्रयास करेंगे। कंप्लीट व्याख्या सहित क्वेश्चन को पढ़ेंगे साथियों।
अब देखिए जसवंत थड़ा साथियों बीकानेर में नहीं है, आपको पता होना चाहिए जसवंत थड़ा कहाँ पर है, जोधपुर के अंदर है। कहाँ पर साथियों जसवंत थड़ा, जोधपुर के अंदर है। इसे साथियों राजस्थान का ताजमहल भी कहा जाता है। राजस्थान का अगर आपसे ताजमहल पूछ लिया जाए तो किसे कहा जाएगा साथियों, राजस्थान का ताजमहल। जसवंत थड़ा को राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है, ये भी बात आपको पता होना चाहिए। अब देखिए राजस्थान का ताजमहल तो अपने जसवंत थड़ा हो गया, लेकिन मारवाड़ का ताजमहल भी किसको कहा जाता है साथियों, मारवाड़ का ताजमहल भी अपने जसवंत थड़ा को कहा जाता है। ये सारे के सारे उपनाम है वो इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन गेटौर की बात करें साथियों, तो गेटौर जयपुर के अंदर है। कहाँ पर साथियों, गेटौर जयपुर के अंदर है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट है। गेटौर अपने कछुआ राजवंश का साथियों शमशान घाट है। किसका शमशान घाट है साथियों, कछुआ राजवंश का है। अब देखिए छत्रविलास बाग की बात करें साथियों, तो ये अपने कोटा के अंदर है, ये भी ऑप्शन है वो राइट है। कोटा के हाड़ा शासकों की यहाँ पे छत्रियाँ हैं। और बड़ा बाग की बात करें साथियों, तो बड़ा बाग अपने जैसलमेर के अंदर है, और ये अपने राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है, ये भी आपको पता होना चाहिए। सबसे बड़ा जिला अपने राजस्थान का जैसलमेर है, और बड़ा बाग भी यहाँ पे अपने जैसलमेर के अंदर है। यहाँ पे अपने जैसलमेर के भाटी शासकों की छतरी हैं। अब देखिए जिस भी विद्यार्थी को इस क्वेश्चन को नोट करना है तो वो नोट कर सकता है, यहाँ पे कंप्लीट व्याख्या दी हुई है। अब देखिए जसवंत थड़ा अपने जोधपुर के अंदर है, और इसे मैंने आपको बताया था राजस्थान या फिर मारवाड़ का ताजमहल कहते हैं। गेटौर जयपुर के अंदर है, कछुआ राजवंश का शमशान घाट है। और छत्रविलास बाग कोटा के अंदर है, जहाँ पे अपने कोटा के हाड़ा राजवंशों की छतरियाँ हैं, और बड़ा बाग की छतरियाँ अपने जैसलमेर के अंदर है, जैसलमेर के भाटी शासकों की छतरियाँ हैं। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। उम्मीद करता हूँ सभी विद्यार्थियों को क्वेश्चन है वो समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए। क्लास को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिए, ताकि और भी विद्यार्थी को क्लास से जुड़ सकें और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा साथियों, ताकि मेरा भी हौसला बना रहे और आपके लिए इसी प्रकार निरंतर है वो राजस्थान जीके की क्लासें हैं वो डेली चलती रहे। तो एक बार क्लास को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और नोट भी करना है इस क्वेश्चन को। 3 नंबर क्वेश्चन आपको नोट करना है, जसवंत थड़ा जोधपुर के अंदर है। बार बार जितनी बार आप क्वेश्चनों को पढ़ेंगे साथियों, उतना ही आपको याद होगा और उतना ही आप एग्जाम में बेहतर कर सकेंगे। तो जसवंत थड़ा इंपॉर्टेंट लगा लेना, सीईटी के एग्जाम में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है, जिसे अपने राजस्थान का या फिर मारवाड़ का ताजमहल कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं, उम्मीद करता हूँ नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें साथियों, तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए ढाई दिन का झोंपड़ा या फिर मस्जिद का वास्तुकार कौन था। आपको वास्तुकार का नाम बताना साथियों कौन है, क्या उस्ताद अहमद लाहौरी है, या फिर मिराक मिर्जा है, या फिर 3 नंबर ऑप्शन अबू बकर है, या फिर 4 नंबर ऑप्शन अल्लाह रखा है। जल्दी से सभी साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। ढाई दिन का झोंपड़ा है या फिर आप कह सकते हैं मस्जिद है, इसका वास्तुकार कौन था, जल्दी से बताएं। उस्ताद अहमद लाहौरी है, या फिर मिराक मिर्जा है, या फिर अबू बकर है, या फिर अल्लाह रखा है। अब देखिए बात करें साथियों यहाँ पे ढाई दिन झोंपड़े की, एक बार सभी साथी जब तक राइट आंसर बताते हैं तब तक इसकी व्याख्या देखते हैं साथियों। यहाँ पे अगर बात करें ढाई दिन झोंपड़े की बात करें साथियों, तो ये अपने कहाँ पर है साथियों, ये अपने अजमेर के अंदर है, ध्यान में होना चाहिए साथियों। ये अपने कहाँ पर है, अजमेर के अंदर है। इसका निर्माण करवाया जाता है साथियों, इसका निर्माण भी इम्पोर्टेंट है। निर्माण अपने विग्रह राज चतुर्थ के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है। एक संस्कृत विद्यालय के रूप में इसका निर्माण करवाया जाता है। लेकिन एक कुतुबुद्दीन ऐबक शासक था साथियों, जिसने इस संस्कृत विद्यालय को तुड़वाकर और मस्जिद का निर्माण करवा दिया इसका, यानी कि यहाँ पे एक संस्कृत विद्यालय था, इसको तोड़कर कुतुबुद्दीन ऐबक ने मस्जिद बना दी थी, इसीलिए यहाँ पे ढाई दिन का झोंपड़ा या फिर मस्जिद लिखा हुआ है। अब देखिए इसे बात करें साथियों ढाई दिन झोंपड़े की, तो इसे 16 खंभों का महल भी कहा जाता है। 16 खंभों का, अगर आपसे महल पूछ लिया जाए कि बताइए 16 खंभों का महल किसे कहा जाता है, तो इसको अपने ढाई दिन के झोंपड़े को 16 खंभों का महल भी कहा जाता है। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है वो इम्पोर्टेंट है, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से छपता है, तो जल्दी से एक बार नोट कीजिएगा। और उम्मीद करता हूँ सभी साथियों ने इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी बताया होगा। अब देखिए यहाँ पे राइट आंसर मैं आपको बता दूं, अगर बात करें ढाई दिन झोंपड़े का वास्तुकार की, तो यहाँ पे अपना 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा, यानी कि अबू बकर है, ये अपने ढाई दिन झोंपड़े का वास्तुकार था। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट हो जाएगा। अब देखिए जिस भी विद्यार्थी को कंप्लीट व्याख्या नोट करनी है तो वो नोट कर सकता है। एक बार व्याख्या भी देख लेते हैं।
यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2.5 दिन का झोंपड़ा या फिर मस्जिद है वो कहाँ पर साथियों, अजमेर के अंदर है। इसका निर्माण है वो विग्रह राज चतुर्थ ने संस्कृत विद्यालय के रूप में इसका निर्माण करवाया था, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे तुड़वाकर मस्जिद का निर्माण करवा दिया था। इसे 16 खंभों का महल भी कहा जाता है और इसे राजस्थान की पहली मस्जिद माना जाता है। और इसका वास्तुकार कौन था साथियों, अबू बकर इसका वास्तुकार था। जो जो इन्फॉर्मेशन इम्पोर्टेंट है उनको मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आप एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेक्टेड चीज़ें ही पढ़ सकें। तो देखिए यहाँ पे एक तो आपको याद रखना साथियों, इसका संस्कृत विद्यालय के रूप में इसका निर्माण करवाया जाता है विग्रह राज चतुर्थ के द्वारा। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने साथियों इसे तुड़वाकर मस्जिद का निर्माण करवाया था और इसे 16 खंभों का महल कहा जाता है और ये अपने राजस्थान की पहली मस्जिद मानी जाती है। तो ये अपने सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जल्दी से नोट कीजिएगा। 2.5 दिन झोंपड़े का निर्माण विग्रहराज चतुर्थ ने संस्कृत विद्यालय के रूप में करवाया था, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे तोड़कर यानी कि संस्कृत विद्यालय को तोड़कर और मस्जिद का निर्माण करवाया जाता है। और अपने 2.5 दिन झोंपड़े को 16 खंभों का महल भी कहा जाता है और राजस्थान की पहली मस्जिद भी मानी जाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट वास्तुकार इसका नोट करना है आपको, वास्तुकार है अबू बकर। वास्तुकार का नाम आपको ज़रूर याद रखना है क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे एक आप और नोट कर सकते हैं, अगर आपसे हवा महल का वास्तुकार पूछ लिया जाए, हवा महल का वास्तुकार की बात करें साथियों तो लालचंद नाम का व्यक्ति था, ये अपने हवा महल का वास्तुकार था। ये भी इम्पोर्टेंट है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ सभी साथियों ने नोट कर लिया होगा। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला बढ़ाइए ताकि आपके सामने इसी प्रकार रेगुलर क्लासें वो जारी रहें। चलिए आगे देखते हैं, जल्दी से नोट कर लेना। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किसने जैसलमेर में 5 पट्टुओं हवेली बनाई थी। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट छपने वाला क्वेश्चन है। किसने जैसलमेर में 5 पट्टुओं हवेली बनवाई थी? क्या सालिम सिंह ने बनाई थी या फिर जालिम सिंह ने या फिर 3 नंबर ऑप्शन गोयनका ने या फिर गुमान चंद बाफना ने। जिस भी विद्यार्थी को इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकता है। पट्टुओं की हवेली है वो किसके द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने और परीक्षक की दृष्टि से इम्पोर्टेंट भी है। क्लास के अंत तक सभी विद्यार्थियों को बने रहना है क्योंकि सारे के सारे बेहतर से बेहतर क्वेश्चन है और सिलेक्टेड क्वेश्चन साथियों एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन है। जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। जैसलमेर में 5 पट्टुओं हवेली बनवाई थी, क्या सालिम सिंह के द्वारा या फिर जालिम सिंह ने, गोयनका ने या फिर गुमान चंद बाफना ने। अब एक बार सभी साथी यहाँ पे क्वेश्चन को राइट आंसर को समझने का प्रयास करेंगे। बात करें साथी यहाँ पे राइट आंसर की तो यहाँ पे अपना 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि गुमान चंद बाफना के द्वारा पट्टुओं की हवेली का निर्माण करवाया जाता है। अब देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पट्टुओं की हवेली है वो कहाँ पर है तो ये अपने जैसलमेर के अंदर, ये भी बात आपको ध्यान में होनी चाहिए। जैसलमेर के अंदर पट्टुओं की हवेली है और इसका निर्माण अपने गुमान चंद ने करवाया था। और गुमान चंद ने साथियों इसके अपने 5 पुत्र थे, उनके लिए इसका निर्माण करवाया था और 5 पुत्रों के निर्माण के कारण साथियों ये अपने 5 मंजिला है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। 5 पुत्र थे इसके गुमान चंद बाफना के और इस 5 पुत्रों के लिए इसका निर्माण करवाया जाता है और ये अपने हवेली है ये भी अपने 5 मंजिल है। ये जैसलमेर की सबसे बड़ी और खूबसूरत नक्शीदार हवेली साथियों, ये भी बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। अब देखिए व्याख्या की बात करते हैं जो कि आप नोट करना चाहते हैं तो नोट भी कर सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है कि पट्टुओं की हवेली है वो है कहाँ पर, तो जैसलमेर के अंदर है। आपको मैं बता दूं सीईटी के एग्ज़ाम में यानी कि 12th और अपने ग्रेजुएशन लेवल के एग्ज़ाम में दोनों में क्वेश्चन आया हुआ है कि बताइए पट्टुओं की हवेली है कहाँ पर, तो ये अपने जैसलमेर के अंदर है। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो इंपॉर्टेंट लगा लेना। अब देखिए इस हवेली का निर्माण है वो व्यवसायी गुमान चंद ने 5 पुत्रों के लिए करवाया था। 5 मंजिला हवेली है, जैसलमेर की सबसे बड़ी और खूबसूरत नक्शीदार हवेली है। इसमें सिंध भारत यहूदी स्थापत्य का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। जल्दी से इस व्याख्या को नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट लगा लेना, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन छपने वाले हैं।
सबसे पहले नोट कीजिएगा पट्टुओं की हवेली जैसलमेर के अंदर। मैं आपको हाईलाइट करवा देता हूँ। फिर इसका निर्माण आपसे पूछा जाता है तो व्यवसायी गुमान चंद ने इसका निर्माण करवाया था। ये अपने 5 मंजिला हवेली है, ये नोट कीजिए। और इसमें साथियों सिंध भारत यहूदी स्थापत्य का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। जो जो मैंने यहाँ पे लाइनें हाईलाइटेड की है साथियों, ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से छपने की संभावना है, तो जल्दी से नोट कीजिएगा। फिर आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी नोट कीजिएगा और क्लास को शेयर कर दीजिए अगर आपको क्लास पसंद आ रही है, ताकि और भी विद्यार्थी इस क्लास में जोड़कर अपनी तैयारी को बेहतर बना सकें। आगे देखिए, नेक्स्ट बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन की बात करें साथियों, तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए जोधपुर का स्थान जो क्षत्रियों और प्राचीन राजाओं के उद्यानों के लिए प्रसिद्ध है। आपको उस जगह का नाम बताना साथियों जो क्षत्रियों और प्राचीन राजाओं के उद्यानों के लिए प्रसिद्ध है। क्या मेहरानगढ़ है, या फिर आहड़ है, या फिर गेटोर है, या फिर मंडोर है। जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आपको मैं बात करूं साथियों यहाँ पे मेहरानगढ़ की, यानी कि 1 नंबर ऑप्शन की बात करें साथियों, तो मेहरानगढ़ से संबंधित क्वेश्चन पूछा हुआ है सीईटी के एग्जाम में कि बताइए मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पर है। क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पर है, तो आपको पता होना चाहिए मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर के अंदर है। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों ने इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी बताया होगा। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं साथियों राइट आंसर की, तो यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा, यानी कि जोधपुर के अंदर एक स्थान है साथियों, कौन सा, मंडोर। यहाँ पे अपने क्षत्रियों और प्राचीन राजाओं के उद्यानों के लिए ये अपनी जगह प्रसिद्ध है। अब देखिए बात करें साथियों मंडोर बाग में राजाओं के जो स्मारक साथियों उनको क्या कहा जाता है, तो उनको देवल कहा जाता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए देवल क्या है, तो ये अपने मंडोर में जो साथियों राजाओं के स्मारक हैं, या फिर आप कह सकते हैं छत्री हैं, उनको देवल के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे साथियों जसवंत सिंह द्वितीय से पूर्व के शासकों तक की छत्रियाँ बनी हुई है, तो ये सारी की इम्पोर्टेंट है। चलिए मैं आपको व्याख्या के रूप में बता देता हूँ, जो भी साथी नोट करना चाहता है वो नोट भी कर सकता है। देखिए मंडोर है वो कहाँ पर साथियों, जोधपुर के अंदर है। आपको समझने का प्रयास करना है, फिर नोट करना है। अब देखिए मंडोर बाग में स्थित राजाओं के स्मारक को देवल के नाम से प्रसिद्ध है, यानी कि देवल के नाम से जाना जाता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आपको मैं बाद में हाईलाइट करवा दूंगा। अब देखिए यहाँ पर बात करें साथियों जसवंत सिंह द्वितीय से पूर्व के शासकों की छत्रियाँ बनी हुई है। यहाँ सबसे बड़ी व सबसे सुंदर छतरी है वो महाराजा अजीत सिंह की। ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है, आपको ध्यान में रखना है, तो जल्दी से इनको नोट कीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको हाईलाइट करवा देता हूँ इम्पोर्टेंट। वैसे सारे के सारे क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है। एक तो आपको ध्यान में होना चाहिए साथियों मंडोर अपने जोधपुर के अंदर है, और राजाओं के स्मारक है वो देवल के नाम से जाने जाते हैं, ये बात आपको नोट करनी है। और यहाँ सबसे बड़ी व सुंदर छतरी है वो अपने महाराजा अजीत सिंह की है। किसकी छतरी है साथियों, महाराजा अजीत सिंह की। ये लाइन सबसे इम्पोर्टेंट है, डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि बताइए सबसे सुंदर और सबसे अपने कह सकते हैं सबसे बड़ी और सबसे सुंदर छतरी है वो किसकी है अपने मंडोर के अंदर, तो महाराजा अजीत सिंह अपना राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों ने नोट कर लिया होगा, जल्दी से नोट कीजिएगा फिर आगे बढ़ेंगे। नोट कीजिएगा कि इस क्वेश्चन को, मंडोर बाग में स्थित राजाओं के स्मारक को देवल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जसवंत सिंह द्वितीय से पूर्व के शासकों की छतरियाँ बनी हुई है। यहाँ सबसे बड़ी व सबसे सुंदर छतरी है वो अपने किसकी है, महाराजा अजीत सिंह की। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगला आपसे पूछा गया है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है वो सुमेलित नहीं है। आपको सुमेलित नहीं है उस विकल्प का चयन करना है। यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन है हड़बूत जी बेंगटी, बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे मल्लीनाथ जी तिलवाड़ा, 3 नंबर ऑप्शन तल्लीनाथ जी पांचोटा, और 4 नंबर ऑप्शन धन्ना जी सिम्बुदरा। जिस भी विद्यार्थी को इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो आप पता है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकता है। आपको सुमेलित नहीं है उस विकल्प का चयन करना है। सर्वप्रथम आप क्वेश्चन को आराम से पढ़ें और फिर सोचें और फिर राइट आंसर का चयन करें। जल्दी से सभी साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे, कौन सा युग्म है वो सुमेलित नहीं है। अब देखिए बात करें साथियों यहाँ पे राइट आंसर की, तो अपना 4 नंबर ये ऑप्शन है यहाँ पे राइट हो जाएगा, यानी कि धन्ना जी सिम्बुदरा। यहाँ पे अपने धन्ना जी का संबंध है वो सिम्बुदरा से नहीं है साथियों, यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। इनका गांव आता है साथियों धन्ना जी का अपने धुवन गांव, जो कि अपने टोंक में है। कौन सा गांव है साथियों, धुवन गांव
धुवन गांव की बात करें साथियों तो ये अपने कहाँ पर है, टोंक के अंदर धुवन गांव है। हडबू जी का संबंध है अपने बेंगटी गांव से है, फलोदी में है। और मल्लीनाथ जी की बात करें साथियों तो ये अपने तिलवाड़ा से संबंधित है। और तल्लीनाथ जी की बात करें तो ये अपने पांचोटा गांव से संबंधित है। पांचोटा गांव अपने जालौर में कहाँ पर है साथियों, जालौर में, ये आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए व्याख्या के रूप में देखते हैं और साथ साथ आप नोट भी कीजिए ताकि आपका भी समय बचे। देखिए हडबू जी का संबंध है वो अपने बेंगटी गांव से हैं जो कि अपने फलोदी में है। अब देखिए मल्लीनाथ जी का संबंध है वो तिलवाड़ा से हैं, तिलवाड़ा बालोतरा में है और लूणी नदी के किनारे है। तल्लीनाथ जी पांचोटा गांव से संबंधित है और ये अपने पांचोटा गांव कहाँ पर साथियों, जालौर में है, अभी मैंने आपको बताया था। और धन्ना जी का संबंध है वो अपने धुवन गाँव टोंक में है, न कि अपने सिम्बुदड़ा में। ये सारी की सारी बातें नोट कीजिएगा जल्दी से, डायरेक्ट वन लाइन के रूप में क्वेश्चन पूछा जाता है तो नोट कीजिएगा। सारे के सारे लाइनें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। मल्लीनाथ जी तिलवाड़ा बालोतरा, तल्लीनाथ जी पांचोटा गांव जालौर, धन्ना जी धुवन गांव टोंक। जल्दी से नोट कीजिएगा और इम्पोर्टेंट लगा लेना, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन छपेगा। मैं आपको यहाँ पे नोट करवा देता हूँ, पशु परिचर 2024 इम्पोर्टेंट। चलिए आगे देखते हैं, जल्दी से नोट कीजिएगा फटाफट से। चलिए आगे देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन की बात करें साथियों तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, मलिक साहब पीर की मस्जिद है वो कहाँ पर है? क्या जालौर के अंदर है, या फिर सिवाना के अंदर है, या फिर गागरोन के अंदर है, या फिर अजमेर के अंदर है? इंपॉर्टेंट है मलिक साहब पीर। देखिए यहाँ पे आपको मस्जिद पूछी गई है कि कहाँ पर है, जालौर, सिवाना, अजमेर या फिर गागरोन। जल्दी से राइट आंसर बताएंगे, मलिक साहब की मस्जिद है वो कहाँ पर है? कमेंट बॉक्स में आप मुझे राइट आंसर बता सकते हैं। 4 ऑप्शन में से यहाँ पे कौन सा है राइट आंसर होगा। तो देखिए अगर बात करें साथियों राइट आंसर की तो यहाँ पे अपना 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा, यानी कि जालौर के अंदर मलिक साहब पीर की मस्जिद है। मलिक साहब पीर की मस्जिद कहाँ पर साथियों, जालौर के अंदर है। बार बार आप रिपीट कीजिए तभी आपको याद होगा। अब देखिए कुछ अन्य मस्जिद भी आपको पता होना चाहिए, जैसे कि जयपुर की बात करें साथियों तो जयपुर में एक मस्जिद आती है साथियों, ईदगाह की मस्जिद। अगर आपसे ईदगाह मस्जिद पूछ ली जाए तो कहाँ पर साथियों, जयपुर के अंदर है, आपको ध्यान में रखना है। और एक बात करें साथियों तो नालीसर मस्जिद भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि बताइए नालीसर मस्जिद है वो कहाँ पर है? तो नालीसर मस्जिद हो जाएगी साथियों अपने सांबर के अंदर, ये भी नोट कीजिएगा। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे एक साथ नोट करवा देता हूँ, समझने का प्रयास करेंगे और नोट भी करेंगे। देखिए यहाँ पे मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे मलिक साहब की मस्जिद है वो जालौर में है, ये मैंने आपको अभी क्वेश्चन में बताया। और ईदगाह की मस्जिद के बारे में बताया है कि ये जयपुर के अंदर है। और नालीसर मस्जिद है ये अपने सांबर के अंदर अपने जयपुर ग्रामीण में है। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा हुआ है कई बार तो नोट कीजिएगा। और एक आती है साथियों उस्सा मस्जिद, ये अपने बयाना के अंदर है। और अलाउद्दीन मस्जिद सबसे इम्पोर्टेंट, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पोर्टेंट है। अलाउद्दीन मस्जिद कहाँ पर साथियों, तो अलाउद्दीन मस्जिद जालौर के अंदर है, जिसे राजस्थान की दूसरी प्राचीन मस्जिद कहा जाता है। और पहली मस्जिद कहा जाता है साथियों 2.5 दिन के झोंपड़े को, जिसका वास्तुकार था अबू बकर। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है क्योंकि साथियों यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और पूछे जाते हैं। अगर आपने क्लास में ध्यानपूर्वक इस क्लास को पढ़ा होगा तो आपको पता लगेगा कि बार बार एग्जाम में क्वेश्चन है वो यहीं से पूछे जा रहे हैं। तो इम्पोर्टेंट क्लास आपके लिए लाई गई है, आप वही पढ़िए साथियों जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है। ज़्यादा फालतू पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो सिलेक्टेड पॉइंट चीज़ें पढ़िए ताकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन है वो खूब पूछ पें। तो जल्दी से नोट कीजिएगा, ये सारी की सारी मस्जिदें इंपॉर्टेंट है, आपके सामने एक साथ उपस्थित है। तो जल्दी से नोट कीजिएगा। सबसे पहली मस्जिद नोट करनी है मलिक साहब की मस्जिद जो कि जालौर के अंदर है। फिर आप नोट कीजिएगा ईदगाह की मस्जिद जापुर, और नालीसर की मस्जिद है अपने सांबर जयपुर ग्रामीण में, और उषा मस्जिद है बयाना भरतपुर में, और अलाउद्दीन मस्जिद साथियों जालौर के अंदर, राजस्थान की दूसरी प्राचीन मस्जिद। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि और भी विद्यार्थी क्लासें अपने चैनल को सब्सक्राइब करके आप मेरा हौसला बढ़ा सकते हैं। आपके सामने इसी प्रकार रेगुलर क्लासें जारी रहेगी। आगे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है,
निम्न में से कौन सा मेला सही सुमेलित नहीं है। आपको बताना है कौन सा मेला कौन से स्थान से संबंधित है। क्या कैला देवी का मेला करौली से संबंधित है, या फिर कपिल मुनि मेला कोटा से संबंधित है, या फिर भरतहरि मेला अलवर से, या फिर शीतला माता मेला चाकसूद से। कौन सा मेला सही सुमेलित नहीं है। जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ बार बार सुमेलित है या फिर सुमेलित नहीं है वाले क्वेश्चन है वो ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। चलिए बात करें साथियों यहाँ पे राइट आंसर की, तो अपना 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, यानी कि कपिल मुनि मेला है वो अपने कोटा से संबंधित नहीं है, ये अपने बीकानेर से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है साथियों, ये अपने बीकानेर से संबंधित है। अपना 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो गया, तो जल्दी से नोट कीजिएगा। अब देखिए कैला देवी मेले की बात करें साथियों तो ये अपने करौली में लगता है, भरतहरि मेला साथियों अपने अलवर में लगता है, और शीतला माता का मेला साथियों अपने चाकसूद जयपुर के अंदर लगता है। कहाँ पर लगता है साथियों, चाकसूद जयपुर के अंदर अपने शीतला माता का मेला लगता है। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको कपिल मुनि मेले के बारे में बताया कि ये अपने बीकानेर में लगता है। कहाँ पर लगता है साथियों, ये अपने बीकानेर के अंदर कपिल मुनि का मेला लगता है। अब देखिए मैं कुछ अन्य भी मेले आपको एक साथ नोट करवाना चाहूँगा, तो चलिए व्याख्या की तरफ बढ़ते हैं और वहाँ पे देखते हैं कौन कौन से मेले वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनते हैं। सर्वप्रथम आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि कैला देवी का मेला कहाँ पर है, तो अपने करौली के अंदर, सॉरी अपने यहाँ पे राइट आंसर तो हुआ था अपने कपिल मुनि मेला यहाँ पे अपने बीकानेर में, ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे शीतला माता का मेला ये अपने चाकसूद जयपुर ग्रामीण के अंदर है। ये अपने नए जिलों के गठन के बाद में साथियों जो जो बदलाव हुए हैं वो आपके सामने यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो गंभीर रूप से एक्टिव रहकर क्लास में पढ़ने का प्रयास करें ताकि जो भी क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं वो आपके एग्जाम में बाहर ना जाएं। आगे देखिए ब्रह्मा जी का मेला यहाँ पे अपने पुष्कर के अंदर है, अजमेर में, ध्यान में रखना है। करणी माता का मेला साथियों देशनोक बीकानेर में लगता है। आई माता का मेला अपने बिलाड़ा जोधपुर ग्रामीण में। सीताबाड़ी का मेला अपने बारा में, और बनेश्वर मेला साथियों डूंगरपुर में। ये अपने बनेश्वर मेला साथियों सीईटी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इम्पोर्टेंट लगा लेना, आपके एग्जाम में भी आ सकता है। तो ये सारे के सारे मेले हैं वो इम्पोर्टेंट है, जल्दी से नोट कीजिएगा। फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जल्दी से नोट कीजिएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए साथियों तो पीडीएफ के लिए जल्द से जल्द 3,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दीजिए, आपके सामने पीडीएफ आ जाएगी, ताकि आपको नोट करने में ज़्यादा समय वो बेकार ना हो और आप क्विक रिवीजन कर सकें एग्जाम से पहले पीडीएफ के द्वारा। तो क्लास को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और लाइक करने में कंजूसी मत कीजिएगा, क्लास को लाइक कीजिए। देखिए हाईलाइट आपके लिए किया जा रहा है क्वेश्चन जो जो इंपॉर्टेंट बनते हैं। एक तो क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों कैला देवी का, आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन आता है साथियों शीतला माता का, ये अपने ध्यान में रखना है, चाकसूद जयपुर में है। एक क्वेश्चन बनता है साथियों करणी माता का मेला, ये अपने देशनोक बीकानेर में, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बनेश्वर मेला डूंगरपुर में, जिसे अपने आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है, अपने नवाटापुरा गांव डूंगरपुर में ये अपने बनेश्वर का मेला लगता है। ये अपने त्रिवेणी संगम पर उपस्थित है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, जल्दी से नोट कीजिएगा। ब्रह्मा जी का मेला है, कपिल मुनि का मेला है, ये अपने कोलायत बीकानेर में है। तो जल्दी से नोट कीजिए और क्लास को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। बार बार पढ़ें साथियों, कैला देवी का मेला करौली में, कपिल मुनि मेला कोलायत में, शीतला माता मेला चाकसूद जयपुर में, ब्रह्मा जी का मेला पुष्कर अजमेर में, करणी माता का मेला देशनोक बीकानेर में, आई माता का मेला बिलाड़ा जोधपुर ग्रामीण में, सीताबाड़ी का मेला बारा में, बनेश्वर मेला डूंगरपुर में। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को क्वेश्चन है वो समझ में आ गया होगा और नोट भी कर लिया होगा। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया 10 नंबर, मारवाड़ क्षेत्र का लोकप्रिय त्योहार जो घुड़ला साथी ये कब मनाया जाता है। क्या अपने कार्तिक कृष्ण अष्टमी से कार्तिक शुक्ल तृतीया तक मनाया जाता है, या फिर 2 नंबर ऑप्शन भाद्रपद कृष्ण अष्टमी से भाद्रपद शुक्ल तृतीया तक, या फिर 3 नंबर ऑप्शन श्रावण कृष्ण अष्टमी से श्रावण शुक्ल तृतीया तक, या फिर अपने चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया तक। आपको साथियों मारवाड़ क्षेत्र का लोकप्रिय त्योहार घुड़ला आपको बताना साथियों कब बनाया जाता है। जल्दी से राइट आंसर है वो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं।
और जिस भी विद्यार्थी ने क्लास अपने क्वेश्चनों को नोट कर लिया वो एक बार क्लास को लाइक और शेयर करके आएँ, ताकि और भी विद्यार्थी क्लास में जुड़ सकें और चैनल को सब्सक्राइब कर सकें। अब देखिए यहाँ पे अगर बात करें साथियों राइट आंसर की, तो अपना 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। यानी कि जो साथियों मारवाड़ क्षेत्र का लोकप्रिय त्यौहार घुड़ला है, ये अपने चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया तक मनाया जाता है। कब तक मनाया जाता है साथियों? चैत्र शुक्ल तृतीया तक ये अपने बनाया जाता है। अब देखिए इस दिन होता क्या है साथियों, इस दिन जो महिलाएं होती है साथियों, महिलाएं होती है ये अपने गीत गाती हुई अपने कुम्हार के घर जाकर साथियों, किसके घर जाकर? कुम्हार के घर जाकर छिद्र किए हुए घड़े में साथियों दीपक जलाकर गीत गाती हुई वापस आती है। तो ये अपनी इसमें परंपरा रहती है, ये भी मैं आपको नोट करवाना चाहूँगा। तो डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो देखिए घुड़ला त्यौहार है वो अपने चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया तक मारवाड़ में घुड़ला त्यौहार मनाया जाता है और सर्वाधिक लोकप्रिय भी अपने मारवाड़ क्षेत्र में है। और इस दिन क्या होता है साथियों, इस दिन महिलाएं हैं वो गीत गाती हुई कुम्हार के घर जाकर जो अपने छिद्र किए हुए घड़े होते हैं साथियों, उसमें दीपक जलाकर गीत गाती हुई वापस आती है। तो ये बातें आपको इस त्यौहार के बारे में पता होना चाहिए, जल्दी से नोट कीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, प्रत्येक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन छपता है। तो यहाँ पे आपको नोट करना है, एक तो चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया तक है और अपने मारवाड़ में अपने घुड़ला त्यौहार मनाया जाता है। और इस दिन महिलाएं साथियों गीत गाती हुई कुम्हार के घर जाकर छिद्र हुए घड़े में दीपक जलाकर गीत गाती हुई वापस आती है। जल्दी से इन लाइनों को नोट कीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। और क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके 3000 सब्सक्राइबर का आंकड़ा जल्द से पूरा कीजिए। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों ने इस क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पक्का छपेगा। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राजस्थान के किस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है? क्या सीताबाड़ी के मेले को कहा जाता है, या फिर पुष्कर के मेले को, या फिर बेणेश्वर के मेले को, या फिर कपिल मुनि के मेले को? अभी मैंने आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताया था। अगर आप क्लास में गंभीर रूप से एक्टिव रहकर क्लास में अध्ययन कर रहे हैं तो आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर वो जल्द बता सकते हैं। तो बताएंगे सभी साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में। तब तक देखिए अभी मैंने आपको कपिल मुनि मेले के बारे में बताया था। तो अपने कपिल मुनि मेले की बात करें साथियों तो ये अपने कहाँ पर लगता है? ये अपने कोलायत बीकानेर के अंदर लगता है। यहाँ पे मैंने अभी पीछे एक क्वेश्चन छोड़कर मैंने आपको बताया था। और फिर बात करें साथियों अपने सीताबाड़ी के मेले की, किसकी बात करें साथियों? सीताबाड़ी के मेले की बात करें तो ये अपने 12 में लगता है। कहाँ पर लगता है साथियों? 12 में। मैंने आपको एक साथ सारे के सारे मेले बताए थे। अगर आप ध्यानपूर्वक क्लास को देख रहे हैं तो आपको रिवीजन भी हो रहा होगा। और पुष्कर मेले की बात करें साथियों तो पुष्कर मेले अपने अजमेर में, कहाँ पर साथियों पुष्कर मेला लगता है? अपने अजमेर में लगता है। जल्दी से नोट कीजिएगा, पुष्कर मेला, ब्रह्मा जी का मेला, अजमेर। अब देखिए यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो उम्मीद करता हूँ आपने राइट आंसर वो बताया होगा। अब देखिए अगर बात करें साथियों यहाँ पे राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 11 की, तो यहाँ पे अपना 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, यानी कि बेणेश्वर मेला। यानी कि आदिवासियों के कुंभ की बात करें तो आदिवासियों का कुंभ है साथियों, अपने बेणेश्वर मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। ये अपने त्रिवेणी संगम पर उपस्थित है। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको इसकी व्याख्या के रूप में बताना चाहूँगा। आदिवासियों का कुंभ है अपने बेणेश्वर मेले को कहा जाता है। ये अपने नुआटापुरा गांव में लगता है साथियों। आदिवासियों का कुंभ यानी कि बेणेश्वर मेला कहाँ पर लगता है साथियों? नुआटापुरा गाँव। यहाँ पे आपको नोट करवा देता हूँ, नुआटापुरा गाँव डूंगरपुर में इसका मेला लगता है। ये अपने साथियों त्रिवेणी संगम पर उपस्थित है। त्रिवेणी संगम में कौन कौन सी नदियाँ साथियों तो वो भी आप देख लीजिए। एक तो नदी है साथियों सोम नदी, एक नदी आती है साथियों इसमें माही नदी, और एक नदी आती है साथियों इसमें जाखम नदी। यानी कि इन 3 नदियों के संगम पर साथियों ये अपने बेणेश्वर मेला भरता है, ध्यान में रखना है। और इसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। बेणेश्वर मेले को नुआटापुरा गांव में ये अपने लगता है, ध्यान में रखना है। और ये अपने साथियों भगवान शिव को समर्पित है, यानी कि भगवान शिव के अपने में यहाँ पे भगवान शिव का अपने मेला लगता है। तो ये सारे की सारी इंपॉर्टेंट है, जल्दी से नोट कीजिएगा। और व्याख्या में भी आप देख सकते हैं सारी की सारी बातें वो एक साथ लिखी हुई है। तो देखिए एक बार समझने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम देखिए बात करें साथियों बेणेश्वर मेले की, तो ये अपने माघ पूर्णिमा के दिन अपने नुआटापुरा गांव डूंगरपुर में बेणेश्वर धाम पर बेणेश्वर मेला लगता है।
कहाँ पर लगता है साथियों? नवाटापुरा गांव डूंगरपुर के अंदर है। और कब लगता है? माघ पूर्णिमा के दिन। अपने माघ पूर्णिमा के दिन यहाँ पे मेला लगता है, जिसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। आदिवासियों का कुंभ अपने बनेश्वर मेले को कहा जाता है। ये अपने भगवान शिव को समर्पित है। बनेश्वर धाम में सोम नदी, माही नदी और जाखम नदियों के त्रिवेणी संगम पर स्थित है। सीताबाड़ी के मेले के बारे में मैंने अभी आपको बताया था। 12 में सीताबाड़ी का मेला है, ज्येष्ठ अमावस को लगता है और सहरिया जनजाति का कुंभ है। सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आपसे बनेश्वर मेले से संबंधित क्वेश्चन न पूछा जाए, क्योंकि अपने बनेश्वर मेले का क्वेश्चन वो अपने सीट के एग्जाम में पूछ लिया गया है, तो आपसे सहरिया जनजाति का कुंभ है वो पूछा जा सकता है। ध्यान में रखना है, पशु परीक्षर के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में छप सकता है कि बताइए सहरिया जनजाति का कुंभ है वो कौन से मेले को कहा जाता है। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा सीताबाड़ी का मेला, जो कि 12 में है और ज्येष्ठ अमावस को लगता है। और पुष्कर मेले के बारे में मैंने आपको बताया, अजमेर में कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। और कपिल मुनि का मेला साथियों अपने कोलायत बीकानेर में कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। यहाँ पे अपने मेला नहीं, ये अपने मेला है, ध्यान में रखना। अब देखिए ये सारी की सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, अगर आप नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर भी कर सकते हैं। और पीडीएफ के लिए मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ, पीडीएफ के लिए जैसे अपने 3000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होते हैं, आपको इस क्लास की पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम के चैनल पर मिल जाएगी। तो आप जल्दी से जल्दी क्लास को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और लाइक करने में किसी भी विद्यार्थी को कंजूसी नहीं करनी है। तो जल्दी से नोट भी कीजिए इस क्वेश्चन को, 11 नंबर क्वेश्चन की व्याख्या नोट कीजिए। माघ पूर्णिमा के दिन यहाँ पे मैं आपको जो आपको नोट करना है वो मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ। एक तो साथियों आपको पता होना चाहिए इसका मेला कब लगता है, तो माघ पूर्णिमा के दिन इसका मेला लगता है। और कहाँ पर लगता है? नवाटापुरा गाँव डूंगरपुर में लगता है। और कौन सा मेला लगता है साथियों? बनेश्वर मेला लगता है। अब देखिए इससे संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि आदिवासियों का कुंभ किसे कहा जाता है, तो बनेश्वर मेले को अपने भगवान शिव को ये समर्पित है। और सबसे इंपॉर्टेंट सोम, माही, जाखम नदियों के त्रिवेणी संगम पर स्थित है। फिर आपको नोट करना है सीताबाड़ी का मेला 12 ज्येष्ठ अमावस को, सहरिया जनजाति का कुंभ सबसे इंपॉर्टेंट पशु परीक्षर के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर पुष्कर मेला नोट कीजिएगा अजमेर में कार्तिक पूर्णिमा को। और कपिल मुनि मेला नोट करना है कोलायत में बीकानेर कार्तिक पूर्णिमा को। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैं आपको नोट भी करवा दूंगा पशु परीक्षर के एग्जाम से इंपॉर्टेंट। अगर कोई भी विद्यार्थी इस क्लास का स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो स्क्रीनशॉट लेकर भी आप सेव कर सकते हैं, क्योंकि इस एक क्लास से यानी कि इस एक पेज से लगभग आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो इम्पोर्टेंट है, सारा का सारा मैटर इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड मैटर साथियों। आपके एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन छपेंगे, तो गंभीर रूप से इस क्वेश्चन को नोट कीजिएगा। फिर आगे बढ़ेंगे, चलिए आगे देखते हैं, जल्दी जल्दी नोट कीजिएगा। बड़ा क्वेश्चन साथियों आपको मात्र 10 सेकंड का समय और दिया जाता है नोट करने के लिए। नोट कीजिएगा, माघ पूर्णिमा के दिन नवाटापुरा गांव डूंगरपुर में बनेश्वर धाम पर अपने बनेश्वर मेला लगता है। अपने ये त्रिवेणी संगम पर उपस्थित है। सोम, माही, जाखम नदियों के भगवान शिव को समर्पित मेला है। आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। और सहरिया जनजाति का कुंभ है वो अपने सीताबाड़ी मेले को कहा जाता है, जो कि 12 में अपने ज्येष्ठ अमावस को लगता है। पुष्कर मेला अपने अजमेर में कार्तिक पूर्णिमा के दिन। और कपिल मुनि का मेला है ये अपने कोलायत बीकानेर में कार्तिक पूर्णिमा के दिन। चलिए आगे देखते हैं आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए गौरी नृत्य का संबंध किसका संबंध था साथियों? गौरी नृत्य का संबंध है वो किस जनजाति से है? क्या भील जनजाति से हैं, या फिर ग्रासिया जनजाति से हैं, या फिर मीणा जनजाति से हैं, या फिर सहरिया जनजाति से हैं? सभी साथी बताएंगे गौरी नृत्य का संबंध है वो अपने किस जनजाति से हैं? भील, ग्रासिया, मीणा या फिर सहरिया। तो अब देखिए अगर बात करें साथियों यहाँ पे राइट आंसर की, तो अपना 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट हो जाएगा। यानी कि जो गौरी नृत्य साथियों ये अपने किस से संबंधित है, तो ये अपने भील जनजाति से संबंधित है। अब देखिए और भी बात करें साथियों नृत्य की जो अपने भील जनजाति के है, तो मैं आपको बता दूं एक नृत्य पूछा जाता है साथियों गैर नृत्य। गैर नृत्य भी अपने भील जनजाति से संबंधित है। और एक अपने गौरी नृत्य हो गया। और एक नृत्य आता है साथियों नेजा नृत्य, जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो नेजा नृत्य भी अपने भील जनजाति के नृत्य हैं। एक सबसे इम्पोर्टेंट द्विचक्री, अगर आपसे द्विचक्री नृत्य पूछ लिया जाए तो ये अपने भील जनजाति से संबंधित है, ध्यान में रखना है। और एक नृत्य आपको ध्यान में रखना है घूमरा नृत्य।
कौन सा नृत्य साथियों? घूमरा नृत्य है। और एक युद्ध नृत्य, युद्ध नृत्य भी भील जनजाति से संबंधित है। और एक आता साथियों रमणी नृत्य। ये सारे के सारे नृत्य इंपॉर्टेंट है, पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नोट कीजिएगा। आप व्याख्या के रूम में अगर नोट करना चाहते हैं तो आप भी नोट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए सारे के सारे मैंने आपको एक साथ बताने का प्रयास किया है। भील जनजाति के नृत्य देखिए कौन कौन से। एक नृत्य साथियों गैर नृत्य, एक गौरी नृत्य, नेजा नृत्य, द्विचक्री और हाथीमना, भोगरिया नृत्य, घूमरा नृत्य, युद्ध नृत्य, झुकर और रमणी नृत्य। ये सारे के सारे साथियों भील जनजाति के नृत्य हैं। जल्दी से नोट कीजिएगा। आपके एग्जाम में कोई सा भी एक नृत्य देखकर और पूछा जा सकता है कि बताइए कौन सी जनजाति से संबंधित है। तो यहाँ पे गैर, ये अपने सारे के सारे नोट कीजिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। गैर नृत्य, गौरी नृत्य, नेजा नृत्य, द्विचक्री, हाथीमना, भागोरिया नृत्य, घूमरा नृत्य, युद्ध नृत्य, झुक्कर और रमणी नृत्य। यहाँ पे देखिए एक तो नृत्य पूछा जाता है गैर नृत्य, एक गौरी नृत्य, एक नेजा नृत्य और एक द्विचक्री नृत्य, और एक अपने आता है घूमरा नृत्य, और एक अपने युद्ध नृत्य, और ये एक अपने रमणी नृत्य। ये सारे के सारे किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं, तो इम्पोर्टेंट है। इनको ज़्यादातर खास करके आपको नोट करना है और याद भी रखना है, ताकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन है वो छपे तो आप इसका गलत आंसर न कर सकें। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 13 नंबर। जयपुर घराने का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य आपको बताना साथियों कौन सा होगा? क्या कथक होगा, या फिर घूमर होगा, या फिर तमाशा होगा, या फिर नौटंकी नृत्य होगा? आपको बताना है जयपुर घराने का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य बताना है। इन चार ऑप्शन में से कौन सा होगा? अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो एक बार क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिए, ताकि और भी विद्यार्थी क्लास से जुड़ सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करके और जल्द से जल्द 3000 सब्सक्राइबर का आंकड़ा है वो पूरा कीजिएगा। और क्लास को लाइक करने में किसी भी विद्यार्थी को कंजूसी नहीं करनी है किसी भी प्रकार की। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन की बात करें, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जयपुर घराने का प्रसिद्ध आपको साथियों शास्त्रीय नृत्य बताना है कौन सा होगा? कथक है, तमाशा है, घूमर है, या फिर नौटंकी है? तो देखिए यहाँ पे अपना एक नंबर ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट हो जाएगा, यानी कि जो कथक नृत्य साथियों अपने शास्त्रीय नृत्य है वो अपने जयपुर घराने का नोट कीजिएगा। एक नंबर ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। 13 ताली नृत्य है वो किस लोक देवता की याद में किया जाता है? क्या रामदेव जी के याद में, या फिर तेजा जी की याद में, देवनारायण जी की याद में, या फिर पब्बू जी की याद में? जल्दी से सभी साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। और साथ साथ आप 15 नंबर क्वेश्चन का भी राइट आंसर बताइए। गिद्दड़ नृत्य है वो कहाँ पे होता है? क्या ढूंढाड़ क्षेत्र में, हाड़ौती क्षेत्र में, शेखावाटी क्षेत्र में, या फिर मारवाड़ क्षेत्र में? जल्दी से इन दोनों के दोनों क्वेश्चनों के राइट आंसर वो आप एक साथ बताने का प्रयास करेंगे। एक तो आपको बताना है 13 ताली नृत्य के बारे में, यानी कि किस लोक देवता की याद में किया जाता है, और एक गिद्दड़ नृत्य। अब देखिए पाबू जी की बात करें साथियों, तो पाबू जी को ऊंटों के लोक देवता कहा जाता है। ध्यान में रखना है, ऊंटों के लोक देवता किसको कहा जाता है साथियों? ऊंटों का लोक देवता अपने पाबू जी को कहा जाता है। अपने सीईटी के एग्जाम में आया वो क्वेश्चन है, तो इम्पोर्टेंट है। और तेजा जी को ध्यान में रखना है साथियों, ये अपने राजस्थान के 5 पीरों में शामिल नहीं है, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। रामदेव जी वो अपने 5 पीरों में शामिल है, 5 पीरों में शामिल है। और इन्हें सांप्रदायिक सद्भावना का लोक देवता कहा जाता है। सद्भावना का लोक देवता किसको कहा जाता है साथियों? सांप्रदायिक सद्भावना का लोक देवता अपने रामदेव जी को कहा जाता है। और रामदेव जी को आपको ध्यान में रखना है, इनसे संबंधित एक एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कौन से लोक देवता है वो अपने मूर्ति पूजा के विरोधी थे? तो ये अपने रामदेव जी हो जाएंगे। ये अपने मूर्ति पूजा के विरोधी थे। इनकी पूजा साथियों पगलियों की इनकी पूजा की जाती है। किसके? अपने रामदेव जी के पगलियों की पूजा की जाती है। तो ये सारी की सारी बातें इंपॉर्टेंट है, लोक देवता से संबंधित आपको एग्जाम में पता होना चाहिए, तभी आप एग्जाम में क्वेश्चन है वो हल कर सकेंगे। तो सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, जल्दी से नोट करना चाहते हैं तो आप नोट भी कर सकते हैं। ऊंटों के लोक देवता पाबू जी को, और अपने मूर्ति पूजा के विरोधी है अपने रामदेव जी हो जाएंगे। और सांप्रदायिक सद्भावना के लोक देवता भी अपने रामदेव जी है। और बात करें साथ ही यहाँ पे अपने 14 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर की, यहाँ पे भी अपना राइट आंसर हो जाएगा अपने रामदेव जी। 13 ताली नृत्य है वो अपने रामदेव जी लोक देवता की याद में किया जाता है। एक नंबर ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट हो जाएगा। और उम्मीद करता हूँ आपने 15 नंबर क्वेश्चन का भी राइट आंसर बताया होगा। तो यहाँ पे अपने गिद्दड़ नृत्य ये अपने शेखावाटी से संबंधित है, यानी कि यहाँ पे अपना 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो नोट कीजिएगा
15 नंबर क्वेश्चन में 4 नंबर ऑप्शन है और यहाँ पे अपना 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन राइट हो गया। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को क्वेश्चन है वो समझ में आ गया होगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो एक बार क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके 3000 का आंकड़ा है वो अपने जल्द से जल्द पूरा कीजिएगा। तो यहाँ पे अपनी क्लास वो कंप्लीट होती है साथियों। नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप इसी प्रकार घर पर बैठे अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए। स्मार्ट क्लासेस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से जुड़कर धन्यवाद।